हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अर्निंग पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का चैप्टर 1, जिसका नाम है समानता। दोस्तों, समानता को हम यहाँ पर दो अर्थों में देखेंगे। एक तो देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में समानता, दूसरा है अन्य लोकतांत्रिक देशों में समानता। यानी कि एक तो हम भारत जो है वहाँ किस तरह की लोकतंत्र में समानता पाई जाती है, साथ ही साथ अन्य बहुत सारे देश हैं वहाँ लोकतंत्र है, उन देशों में किस तरह की समानता पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता के बारे में। समानता के अर्थ को समझने के लिए आइए चलते हैं, एक दृश्य को देखते हैं जो कि है दीवार फिल्म का, जो कि 1975 में बॉलीवुड में रिलीज हुई थी। इसमें बहुत ही अच्छा एक दृश्य दिखाया गया है जिसके अंदर दो व्यक्ति होते हैं जो कि सूट में होते हैं और सड़क के किनारे बैठे दो जूते पॉलिश करने वाले बच्चों से अपने जूते पॉलिश करवा रहे होते हैं। पॉलिश होने के बाद ये दोनों व्यक्ति उसके पैसे देते हैं, लेकिन हाथ में ना देकर फेंक देते हैं। फेंके हुए पैसे बच्चे लेने से मना कर देता है, तभी ये दोनों ही समझदार होते हैं और उसको हाथ में उठाकर पैसे देते हैं। यहाँ पर हाथ में देते हुए जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, तो यहाँ पर इस घटना से क्या पता चलता है? इस घटना में ये दिखाया गया है कि ये जो बच्चा है ये अपने काम को उतना ही महत्व दे रहा है जितना महत्व ये दोनों अपने काम को दे रहे हैं। मतलब अगर आप किसी को फेंक कर कोई चीज़ देते हो तो उसे लगता है कि ये मेरे को कम समझ रहा है, यानी उसको बहुत ही ज़्यादा गरिमा उसकी होती है, उसको कम समझना, यानी कि अपने काम को महत्व देना, दूसरे काम को महत्व ना देना, ऐसा उनको अनुभव होता है। इसीलिए इस बच्चे ने कहा कि मैंने जो काम किया उसका अलग महत्व है, आप जो करते हो वो उसका अलग महत्व है, इसलिए मुझे पैसे उसी सम्मान से देने चाहिए जिस सम्मान से आपको पैसे प्राप्त किए या फिर आपका मैंने कार्य किया। तो यहाँ पर एक समानता की बात हो रही है, वो हो रही है गरिमा की समानता, यानी दोनों की ही गरिमा बनी रहे, दोनों के ही काम को समान महत्व दिया जाए। तो इसी तरह से हम देखते हैं भारतीय लोकतंत्र में किस तरह से समानता को लागू करने के लिए, यानी इसको बनाए रखने के लिए समाज में किस तरह के प्रयास किए गए हैं। देखिए, समानता की बात करें तो भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि देश के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री हों, किसी भी जाति के, धर्म के, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से हों, वे सभी समान हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई लड़का है या लड़की है तो उस आधार पर भेदभाव किया जाएगा, या फिर वो आर्थिक पृष्ठभूमि यानी वो गरीब है तो उसके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, अमीर है तो अलग व्यवहार किया जाएगा। यानी इन सभी के आधार पर भेदभाव मना है, सभी समान है, ऐसा कहा गया है, हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है। इसके लिए कई सारे प्रावधान हैं, कई सारे अनुच्छेद हैं, उनमें से एक प्रसिद्ध अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति कोई भी हो, वो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि उसको सबसे पहले तो जो सार्वजनिक स्थल होते हैं जैसे कि दुकानें होंगी, सार्वजनिक भोजनालय जहाँ पर खाना खाया जाता है, साथ ही साथ होटल, मनोरंजन स्थल जहाँ पे घूमने जाते हैं, इस तरह के जो स्थल हैं वहाँ पर उनको जाने से मना नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो पानी भरने के प्लेसेस होते हैं जैसे कुएँ, तालाब, स्नान घाटों जहाँ पे नहाया जाता है, सड़क या फिर आने जाने के जो भी स्थान होते हैं वहाँ पर लोगों को किसी भी आधार पे जाने से रोका नहीं जाएगा। जैसे आपने पुराने टाइम पे देखा होगा, बहुत सारे लोग जो दलित होते थे या फिर जिनको अछूत माना जाता था उनको कुएँ से पानी नहीं भरने दिया जाता था। लोगों का मानना था कि अगर ये हमारे कुएँ से पानी भर लेंगे तो हमारा जो कुआँ है वो क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। ठीक है, तो वो गंदा हो जाएगा, ऐसा मानते थे लोगों की सिर्फ पानी भरने से हो जाएगा। तो इस तरह की जो असमानता थी उसको मिटाने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15, 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार को बताया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में हमेशा से ही असमानता रही है। समाज में लोगों को जो अछूत समझे जाते थे उनको गाँव में आने तक नहीं दिया जाता था, उन्हें कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। तो इस सब को ख़त्म करने के लिए भारतीय संविधान में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि समानता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहला प्रावधान है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि कोई व्यक्ति चाहे एक आम नागरिक हो या फिर एक पूरा राष्ट्रपति हो जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, सभी पर कानून समान रूप से लागू होगा। इसमें इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा, एक मूर्ति होती है जिसकी आंखों पे पट्टी और हाथ में तराजू होता है। वो होता है, वो समानता का प्रतीक होता है। उसका अर्थ ये है कि आंखों पे पट्टी होती है, यानी कि उसकी नज़रों में सभी व्यक्ति समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति
वंश, जन्म स्थान या उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी अलग जाति या फिर धर्म से है तो उसके साथ दूसरे तरीके का व्यवहार किया जाए या फिर उसके साथ प्रताड़ना की जाए या फिर उसको लाइन में खड़े होने के लिए कहा जाए। इस तरह की असमानता उसके साथ नहीं बरती जाएगी। तीसरा पॉइंट है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है। सार्वजनिक स्थान जैसे कौन कौन से हो गए? खेल का मैदान, होटल, दुकानें, बाजार। इसी के साथ साथ सभी लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या देखा कि अभी तक होता है कि होटल वगैरह होते हैं उसके अंदर किसी व्यक्ति को गरीब समझकर या फिर अन्य जाति का समझकर प्रवेश तक नहीं दिया जाता है, जबकि उसके पास खाने के पैसे होते हैं, बिल चुकाने के पैसे होते हैं, फिर भी उसको सिर्फ एक धर्म या फिर किसी आर्थिक स्थिति की गलतफहमी की वजह से उसको होटल तक में प्रवेश नहीं किया जाता है, दिया जाता है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब अंत। अस्पृश्यता को पूरी तरह से संविधान खत्म करता है। इसका अर्थ ये होगा कि कुछ लोगों को ना ऐसा माना जाता था कि ये छू लेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम अछूत हो जाएंगे, यानी कि हम गंदे हो जाएंगे, तो उनको अछूत माना जाता था उन लोगों को। तो इसको पूरी तरह से नकारा गया है भारतीय संविधान में और इसको गैर कानूनी माना गया है। अब देखिए भारतीय संविधान में क्या है, हमें दे दिया बहुत सारे अधिकार, उनमें से है एक समानता का अधिकार। अब इस समानता के अधिकार को दो तरह से लागू देश में किया जाता है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा योजनाओं व कार्यक्रम द्वारा। ये जो कानून होता है ये बनाया जाता है भारतीय संसद द्वारा, और जो योजनाएं व कार्यक्रम होते हैं ये सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं। जो सरकार होती है समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन ये जो योजनाएं हैं ये हमेशा चलती रहती हैं। लोगों को समानता का अधिकार देने के लिए या फिर अन्य बहुत सारे अधिकार हैं उनको देने के लिए कई सारी योजनाएं कार्यक्रम आते रहते हैं। उदाहरण के लिए कानून की अगर हम बात करें तो कई सारे कानून बने हैं, जैसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ये क्या है, इसके अंदर जो दिव्यांगजन होते हैं, जो जिनको दिव्यांग समझा जाता है, जैसे आपने देखा होगा जिनको दृष्टि बाधित होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, श्रवण बाधित जिनको सुनाई नहीं देता, या फिर किसी तरह से उनके अंग में प्रॉब्लम है, किसी का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं इनको समान अधिकार देने के लिए एक एक्ट बना है जिसका नाम है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ये 2016 में बना और 17 में इसको लागू कर दिया गया है। इस तरह के कानून हैं, इनके द्वारा समानता के अधिकार को लागू किया जाता है। इसको हम थोड़ा सा आगे और भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं योजनाओं की। योजनाओं द्वारा समानता के अधिकार को किस तरह से लागू किया गया है। तो देखिए बहुत सारी ऐसी आरक्षण नीतियां हैं जिससे हमें समानता देखने को मिलती है। जैसे हमने देखा कि जो अछूत या दलित होते थे, जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति भी कहते हैं, जिसे SC ST भी कहते हैं, इन्हें पहले दबाया गया बहुत ज़्यादा, इनको अछूत समझा गया। ठीक है, तो ये आर्थिक रूप से पिछड़ते चले गए और समाज में इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। तो अब इनको आरक्षण दिया जा रहा है, इनको ऊपर आने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम जो लोग ज़्यादा प्रभावशाली थे वो तो बढ़ गए, ये लोग पीछे रह गए। तो इनको अब उनके बराबर लाने के लिए, ठीक है, एक लेवल जो होता है, आर्थिक स्तर होता है या फिर जो जीवन स्तर होता है उस तक लाने के लिए इनको अब आरक्षण दिया जा रहा है। सरकारी नौकरी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, उन सब में कहीं ना कहीं इनको आरक्षण सीटों में आरक्षण दिया जाता है। आपने बहुत सारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम देखा होगा, जिसके अंदर बेटियों को देखो पढ़ाने के ऊपर बात की जाती है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए समाज में जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको पढ़ाने पर जोर कम दिया जा रहा था पहले, लेकिन अब उनको क्यों जोर दिया जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि लड़की को भी लड़कों के ही समान अधिकार होना चाहिए पढ़ने का। तो इनके साथ भी क्या है, समानता के अधिकार को लागू करने के लिए इनको भी पढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे कैसे समानता का अधिकार लागू होता है? इससे देखिए इस तरह से होता है कि जिन लोगों के पास घर बिल्कुल भी नहीं है और उनको घर देना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 4-4 मकान हैं और कोई ऐसा है जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है, फुटपाथ पे सोते हैं। तो उनके साथ तो असमानता का व्यवहार हो रहा है। जिनके पास बिल्कुल भी घर नहीं है तो उनको समान अधिकार देने के लिए इस तरह की योजनाएं लाई गई। उन्हीं में से अब एक लास्ट है जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसका नाम मध्याह्न भोजन योजना। इसे कहते हैं मिड डे मील स्कीम। ये वही स्कीम है जिसके तहत आपके स्कूल में 8वीं तक आपको भोजन दोपहर के टाइम दिया जाता है। आपको मिड डे मील दिया जाता है, पूरी सब्जी, छोले चावल, दाल चावल, इस तरह की जो मिड डे मील में आता है खाना, वो ही ये मिड डे मील है। आइए हम समझते हैं कि ये मिड डे मील है इस तरह से किस तरह से समानता के अधिकार को लागू करने में मदद की है। तो देखिए
हमने देखा कि समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया जा रहा है, एक तो है कानून के द्वारा और दूसरा है योजनाओं व कार्यक्रम द्वारा। तो कार्यक्रम में हमने बहुत सारे देखे, कार्यक्रम जो हैं वो देश में सरकार समय समय पर लाती रहती है। तो उन्हीं में से हमारा मिड डे मील योजना यानी कि मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है, मिड डे मील स्कीम कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसके अंदर क्या है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है, ठीक है, मुफ्त में दिया जाता है ये। और ये जो योजना है ये पहली बार ये तमिलनाडु में लागू की गई थी और 2001 से ये सभी राज्यों में लागू की गई। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, देश का सर्वोच्च न्यायालय, उसने कहा 2001 में सभी राज्यों से कहा कि अपने अपने स्कूलों में इसको लागू किया जाए, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव जो लाभ है वो हमें दिखा, बहुत ही अच्छे लाभ दिखे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला सभी राज्यों में इसको लागू किया जाए। इसके उद्देश्य क्या थे? पहला था कि बच्चों में पोषण की कमी को दूर करना। तो देखिए, बच्चों को जब उचित खाना नहीं मिलता था तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते थे, जिससे वो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा पाते थे। कुपोषण होने की वजह से कई सारी बीमारियां हो रही थी, तो उसको दूर करना, उनको अच्छा खाना देना। दूसरा है स्कूल में बच्चों की नामांकन को बढ़ाना है। नामांकन मतलब इनरोलमेंट है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में पढ़ने आएँ। आपने देखा होगा गाँव में क्या होता है, बच्चे गलियों में खेलते रहते हैं, इधर-उधर शैतानी करते रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्कूल में इंटरेस्ट ही नहीं हो पाता है। तो इस इंटरेस्ट को कम से कम खाना खाने के बहाने, फ्री का खाना मिलेगा, इस बहाने तो बच्चे जाएँगे पढ़ने, ऐसा सोचकर स्कूल में मिड डे मील को भी लाया गया। दूसरा है बच्चों को स्कूल में रोके रखना। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ थी जब बच्चे स्कूल में जाते भी थे तो खाना खाने के बहाने घर आते थे और वापस स्कूल जाते नहीं थे आधी छुट्टी के बाद। आधी छुट्टी में आ गए घर, घर खाना खाया, घर पे सो गए या फिर घर पे खेलने लग गए, वापस गए ही नहीं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, बच्चों को स्कूल में ही रोके रखने के लिए मध्याह्न भोजन योजना है यानी मिड डे मील स्कीम है, इसको लाया गया। तो आइए देखते हैं कि अब जो मिड डे मील स्कीम है यानी मध्याह्न भोजन योजना है, इसके लाभ क्या-क्या हुए। तो पहला लाभ तो ये हुआ कि स्कूल में बच्चों का नामांकन बढ़ा। जब पता चला कि स्कूल में भोजन मिलेगा करने के लिए, तो बच्चे आसानी से अपने स्कूल में जाने लगे। दूसरा, अब बच्चे स्कूल में रुकने भी लगे। वो रोज़ आते थे स्कूल क्योंकि उनको खाना मिल रहा है और वो घर भी नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से पहले क्या हो रहा था कि वो घर जाते थे और घर पे ही रह जाते थे और वापस स्कूल आते नहीं थे। इस तरह की घटनाएँ कम हो गई। दूसरा, बेमाताएँ यानी वो पेरेंट्स जो जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था, उन्हें अब ऐसा नहीं करना पड़ता है। देखिए, कुछ ऐसी भी माताएँ-बहनें होती थीं जो कि अपने इस बच्चों को स्कूल छोड़कर जाती थीं और जब स्कूल से बच्चा दोपहर को खाना खाने आता था तो उन्हें उसे खिलाने के लिए काम छोड़कर आना पड़ता था। लेकिन जब मिड डे मील स्कीम शुरू हुआ तो स्कूल में भोजन मिलने लगा, तो उनको भी घर पे आना नहीं पड़ा। इसमें भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और चौथा पॉइंट है कि जातिगत असमानता को कम करने में सहायता मिली। जातिगत असमानता इससे कैसे होती है? देखिए, ऐसा माना जाता था कि बहुत सारी जाति हैं हमारे देश में, तो ऐसा माना जाता था कि कोई जाति है वो बहुत ज़्यादा नीची है और कोई जाति है बहुत ज़्यादा ऊँची है। तो जो ऊँची जाति वाले होते थे वो नीची जाति वालों को बोलते थे कि तुम छोटी जाति को, हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएँगे। लेकिन स्कूल में क्या है, सभी बच्चे एक साथ रहते थे, सबको खाना एक साथ मिलता था। तो ऐसा भी देखा गया कि बच्चे साथ-साथ भोजन कर रहे हैं, ठीक है? और भोजन कई बार पकाने वाले जो लोग रखे जाते थे, महिलाएँ रखी जाती थी, वो भी दलित समाज से होती थीं। तो इस तरह से लोगों में जो भावना थी कि ये छोटी जाति का है, दलित है, तो ये अछूत है, इस तरह की भावना है वो कम होने लगी लोगों में। साथ ही साथ जो गरीब बच्चों की जो भूख थी, वो मिटाने में सहायता मिली। कैसे? बहुत से बच्चे हैं जो कि सुबह-सुबह खाली पेट ही आ जाते थे और स्कूल में आने पर उनको जब भूख लगती थी तो वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते थे। तो जब उनको दोपहर को खाना मिलने लगा तो उनकी भूख मिटने लगी और इस वजह से वो पढ़ाई में मन भी लगाने लगे। देखिए, सरकार ने कानून बना दिया, योजनाएँ लागू कर दी, लेकिन फिर भी हमें सुधार की आवश्यकता अभी है। क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसा देखा गया है कि अभी भी गरीब बच्चों के जो स्कूल हैं, वो अमीर बच्चों के स्कूल से अलग हैं। आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल कितने डिफरेंट होते हैं। उनमें जो स्कूल में सुविधाएँ होती हैं, वो भी बहुत ही अलग-अलग होती हैं। जो सरकारी स्कूल में वहाँ पर सुविधाएँ अब तो ठीक होने लगी हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था भी ढंग से नहीं होती थी, वहाँ पर खेल का मैदान नहीं है, खेल के उपकरण नहीं है। बच्चों को जो टीचर पढ़ाने आते हैं वो भी कुछ ख़ास ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड नहीं होते हैं। साथ ही साथ कानून बनने के बाद भी उन्हें समान समझने से इनकार कर दिया जाता है। जो हमने देखा कि दलित हैं, छोटी जाति के लोग हैं, अभी भी उनके
ये कानून बना है, लेकिन फिर भी लोग अभी भी उनको दलित ही समझते हैं, अभी भी उनको छोटी जाति का ही समझते हैं। इसका कारण क्या है कि ऐसा नहीं है कि एकदम से ये बदलाव आ जाएगा कि ये बहुत पुरानी घटनाएँ हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने कानून बना दिया और लोग माइंडसेट उनका चेंज हो जाएगा, वो एकदम से सबको समान समझने लगेंगे। सभी की दृष्टिकोण में धीरे-धीरे परिवर्तन आता है, यानी कि लोग धीरे-धीरे समझेंगे, समानता आएगी। आप देखोगे वर्तमान में उतनी असमानता नहीं है, उतना लोगों के साथ भेदभाव नहीं होता है जितना कि पुराने ज़माने में होता था, ठीक है? तो ये लोगों को समझना होगा कि कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। ठीक है, तो ये हमें अपने लेवल पे करना है। हम अगर खुद दूसरे को अपने बराबर समान समझेंगे, दूसरे काम को महत्व देंगे, तभी समानता वास्तविक रूप से लागू की जा सकती है। तो देखिए, हमने अभी देखा कि भारतीय लोकतंत्र में समानता के मुद्दे क्या-क्या रहे हैं। अब हम देखते हैं भारत ही नहीं बल्कि संसार के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि लोकतांत्रिक हैं, वहाँ पर समानता के मुद्दे को लेकर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी लोग रहते हैं जिनके पूर्वज यानी जो दादा-परदादा हैं वो गुलाम हुआ करते थे और अफ्रीका से अमेरिका लाए गए थे। अब इन अफ्रीकी अमेरिकी लोगों का मानना है कि इनका जीवन अभी भी मुख्य रूप से असमान है। ये लोग दिखने में काले होते हैं, इनका रंग काला होता है और जो मुख्य रूप से जो वहाँ के मूलवासी अमेरिका के वो गोरे हैं। लेकिन इनका मानना है कि अभी भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि इनके अधिकार को दिलाने के लिए 1950 के अंतिम दशक में यानी करीब 1955-56 के आसपास एक आंदोलन हुआ था और उसके बाद एक कानून बना जिसके तहत इनको समान अधिकार दिए गए। इसके बनने से पहले अमेरिका में इन अमरीकी अफ्रीकी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा असमानता का व्यवहार किया जाता था। यहाँ तक कि अमेरिका का जो कानून था वो भी उन्हें समान नहीं समझता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था और जब भी कोई गोरा व्यक्ति जो कि मूलवासी होता था अमेरिका का, वो बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठना पड़ता था। ऐसा ही भेदभाव एक बार रोज़ा पार्क्स के साथ हुआ। रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। यह घटना है 1 दिसंबर 1955 की। उस दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अमरीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसे सिविल राइट मूवमेंट यानी नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम आया। इस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध यानी ख़त्म कर दिया। इसमें यह भी कहा गया कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। देखिए, हमने अभी तो ये देखा कि किस तरह से 1950 के अंतिम दशक में आंदोलन हुआ और फिर उसके बाद नागरिक अधिकार अधिनियम आया। इसके बाद इनको समान अधिकार भी दिए गए। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो कई सारे अफ्रीकी अमेरिकन लोग जो हैं अभी भी गरीब हैं। इनके बच्चे पढ़ने के लिए कई सारे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर कम स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं। वहाँ पर शिक्षक ट्रेंड नहीं है, ठीक है, अयोग्य शिक्षक पढ़ाते हैं। जबकि जो गोरे व्यक्तियों के बच्चे हैं वो ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जो या तो प्राइवेट हैं या फिर ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाओं और अच्छे शिक्षकों से युक्त हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो समानता है उसको एकदम से यहाँ पर भी लागू नहीं किया जा सकता। ये जो बदलाव है ये पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा है और धीरे-धीरे ही ये बदलाव आएगा। तो हमने देखा कि समानता के जो मुद्दे हैं वो भारत में नहीं, अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आने वाली जो वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर पे होने वाली है, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।